नमस्कार। झारखंड की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है क्योंकि एक नए सितारे के रूप में जेएलकेएम पार्टी के मुखिया जयराम महतो का उदय हुआ है और लोग पीछे मुड़ करके झारखंड के चुनावी इतिहास, राजनीतिक इतिहास पर नजर डाल रहे हैं कि जयराम महतो किनकी याद दिलाते हैं राजनीति में। अगर हम झारखंड के पिछले 24 साल का इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास देखें, तो एक नाम उभर करके आता है। वो नाम था सुनील महतो का, जो कि बहुत बड़े महतो के नेता थे, नक्सलियों के द्वारा मारे गए थे और जो गुरुजी हैं, जो शिबू सोरेन हैं, उनसे उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और जो महतो और आदिवासी, ये जो सोशल बेस का कॉम्बिनेशन है, इसका भी जनक उन्हें कहा जाता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अमित कुमार। अमित जी से हम जानना चाहेंगे कि आज के तारीख में कयास काफी लगाए जा रहे हैं कि क्या जयराम महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कोई साठगांठ कर सकते हैं क्या? अमित जी, क्या कहना है आपको? नमस्कार मनीष जी और रायसीना हिल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखिए झारखंड की राजनीति पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। एक उभरता हुआ नाम निसंदेह जयराम महतो है और उन्होंने चुनाव में काफी अप्रत्याशित रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इनकी चर्चा केवल राज्य स्तर तक ही नहीं सीमित रह गई, अब राष्ट्रीय स्तर पर हर लोग अपने अपने तरह से उनका चर्चा कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। जहां तक जेएमएम से समझौता का बात है या किसी अन्य पार्टी के साथ उनकी नजदीक आने वाले समय में नजदीक जाने की बात है, तो उस पर कुछ भी मैं कहने से पहले थोड़ा हम लोग मैं मानता हूं कि थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि ठीक है, उनका जो एक वक्तव्य आया है, उन्होंने साफ साफ उसमें कहा था कि अगर सरकार की अच्छी नीतियां होगी तो उसका मैं समर्थन करूंगा, और लेकिन जहां भी जन विरोधी नीति होगा या मुझे कहीं भी लगेगा कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज मैं विधानसभा के पटल पर जरूर उठाऊंगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अभी वो जल्दीबाजी नहीं करेंगे, वो खुद भी इंतजार करेंगे। 5 साल का उनके पास वक्त है अगले विधानसभा में। अगर लोकसभा के हिसाब से भी अगर हम लोग देखेंगे तो 4.5 साल, 6 महीना का अंतर होता है झारखंड और केंद्र के चुनाव के बीच में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अभी वो इंतजार करेंगे और उनको करना भी चाहिए। लेकिन अब ये है, हर तरफ से ये एक सवाल या संशय है कि क्या वो अपने इस एनर्जी को सस्टेन कर पाएंगे 5 लंबे साल तक। वो आसान नहीं होता है। आप विधायक बन गए हैं, पहले आपका एक इमेज आंदोलनकारी के रूप में रहा है, छात्र नेता के रूप में रहा है। आप छात्रों की समस्याओं को बढ़ चढ़कर, स्ट्रीट फाइटर जिसको बोलते हैं, आप सड़क पर आकर उनकी समस्याओं को उठाए हैं, उनके साथ लड़े हैं। लेकिन अब आप जब एक विधायक बन गए हैं तो आपको इस तरह के मुद्दे विधानसभा में उठाने का अवसर मिलेगा और उसमें उनका हम लोग भी सब इंतजार करेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होगा। जहां तक मैं मान रहा हूं कि अब इतना मेच्योर तो हो गए हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, उनका जो वोट बैंक का जो बेस है और जेएमएम का जो वोट बैंक का बेस है, उसमें कुछ कुछ कॉमन है। एक महतो वोट बैंक का बेस और दूसरा आदिवासी वोट बैंक का बेस। तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि उनका वोट बैंक का बेस बढ़े और आदिवासियों में भी वो पॉपुलर हो जाएं, लोकप्रिय हो जाएं, ताकि आने वाले चुनाव में वो ज्यादा चुनौती दे पाए इन दो बड़े पार्टियों को। एक तो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है और दूसरा जेएमएम जो वहां रीजनल पार्टी के रूप में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो उनको भी इंतजार करना चाहिए। मेरी भी यही सलाह होगी कि अभी वो लड़े, जो उनकी छवि है उसको बनाए रखें। जी, अमित जी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो शुरुआत ही है, इतनी जल्दी भी क्या है। लेकिन हम झारखंड की राजनीति में अगर अमित जी ध्यान दें, अगर हम सामाजिक समीकरण की अगर हम बात करें, तो आदिवासी समाज, महतो समाज और क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज, अगर इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो एक ऐसा वर्ग बनता है वोट बेस, जिसे कि ध्वस्त करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है।
हमें लगता है कि ये सब मिला करके करीबन 50% से पार हो सकते हैं। नहीं, आपका आकलन सही है। देखिए, सामाजिक रूप से अगर देखेंगे तो आदिवासी, चूंकि सीट भी वहां 28 सीट रिजर्व है एसटीज के लिए, तो इससे आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो जनसंख्या के अनुपात में ही होता है। और झारखंड जो है आदिवासियों का मूल राज्य आदिवासियों का ही माना जाता है। हालांकि इसकी भी संख्या पर लगातार डिबेट होता रहा है कि कोई 24% से 28% के बीच में बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि 24% है और आदिवासी की संख्या थोड़ी बहुत कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो 24-25% मान लीजिए, 24-25% आदिवासी है तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन आदिवासी है। इसके अलावा जो राजनीतिक रूप से ओबीसी एक वर्ग होता है, ओबीसी वर्ग में महतो का वहां संख्या झारखंड में ज्यादा है। अमंग ओबीसी महतो का संख्या काफी ज्यादा है। तो ये दो, इसीलिए इन दो वोट बैंक का झारखंड के संदर्भ में ज्यादा चर्चा में ये होता है। तीसरा है क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन ज्यादा कन्वर्टेड है और आदिवासी का ही एक ग्रुप धीरे धीरे टूटकर कन्वर्सन के कारण वो क्रिश्चियनिटी वहां लगातार बढ़ रहा है। लोग मानते हैं 4-5% से ज्यादा क्रिश्चियन अभी भी मानते हैं कि नहीं है। और एक मुस्लिम आबादी जो पूरे राष्ट्र में अपने ढंग से उनका वो वोट बैंक के तौर पर देखे हुए जाते हैं और उनका जनरली राजनीति में समर्थन जो होता है बीजेपी के खिलाफ, जो भी मजबूत पार्टी जहां भी होती है उसके साथ वो खड़े नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है आज के दिन में वहां राजनीतिक रूप से, मैं तो मानता हूं कि सभी वहां के नागरिक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से एक जो बाहरी भीतरी की बात होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो पुराना जब एक कॉमन राज्य था तो बिहारियों का पॉपुलेशन है, उसका तादाद मैं मानता हूं कि 35 से 40%, जिसको ये लोग बोलते हैं कम से कम 35 से 40% उनका भी तादाद है। और राजनीति में जो फॉरवर्ड जिसको हम लोग अग्रज बोलते हैं या जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। लोग जनरली मानते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं और उनका आज के दिन में थोड़ा बीजेपी टिल्टेड है, ऐसा लोग मानते हैं। जबकि उनमें भी अगर आप बिहार चले जाएंगे तो वो भी कई जात पात में बटे हुए हैं और जात के हिसाब से वो किसी न किसी अलग राजनीतिक पार्टी का चयन करते हैं। तो निसंदेह चूंकि महतो एक वहां बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी के रूप में है, तो आप हमेशा देखेंगे कि जैसे मान लिया आदिवासी को का रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज के दिन में, मैं मान लूं कि हेमंत सोरेन आदिवासी के बहुत बड़े नेता हैं, नंबर 1 नेता राज्य के वही है। बीजेपी भी समय समय पर आदिवासियों को अपने पार्टी का कमान देती आई है। जो इस चुनाव में भी बाबूलाल मरांडी उसके अध्यक्ष थे। पहला मुख्यमंत्री के तौर पर भी बीजेपी आदिवासी को ये मौका दिया है। अर्जुन मुंडा आदिवासी के बड़े नेता हैं। तो लेकिन महतो राजनीति में सुदेश महतो का एक अपना नाम वहां चल रहा था और उसी कारण एनडीए के पक्ष में उनका समर्थन भी था और एनडीए उनको 10 सीटों का एक बड़ा नंबर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको दिया था। तो लेकिन जो भी बड़ा ग्रुप है, जैसे महतो एक बड़ा ग्रुप है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां हर पार्टी में मिल जाएगा। जैसे बीजेपी की बात करें तो जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो आज के दिन में महतो के बड़े नेता हैं और वो तीसरा बार लगातार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि उनका भी फाउंडेशन जो वो जेएमएम से आए हैं। जब 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीतने के पहले वो विधानसभा में जेएमएम के विधायक हुआ करते थे और वो उसी इलाके से आते हैं जो आपने आज सुनील सोरेन की चर्चा की, जो जेएमएम के बहुत बड़े नेता थे। तो वो भी सरायकेला से थे, ये भी सरायकेला से है। और जब जेएमएम की राजनीति की आप बात करेंगे तो गुरुजी जो उसके फाउंडर रहे हैं, जो राज्य को अलग करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, तो वो संथाल परगना से आते थे और उधर की राजनीति और उनका स्ट्रांग होल्ड जो है संथाल परगना है। और कोल्हान में जेएमएम को मजबूत करने का श्रेय कहीं ना कहीं स्वर्गीय सुनील सोरेन को जाता है। वो जिस वक्त उनकी सुनील महतो को जाता है। तो सुनील महतो की जब हत्या हुई थी तो वो जमशेदपुर के ही सांसद थे और एक जैसा मुझे याद आ रहा है कि एक नक्सलियों ने उनकी हत्या की थी। वो किसी फुटबॉल मैच में चीफ गेस्ट बनाए गए थे और उस हत्या की पूरे देशव्यापी रूप से बहुत चर्चा हुई थी, जिसकी बाद में सीबीआई जांच और आज के दिन में एनएसए जांच कर रहा है। बाद में उसी सीट पर अगर आप देखेंगे, जमशेदपुर के उस सीट की अगर हम चर्चा करें जहां से आज विद्युत वरण महतो सांसद हैं,
सुनील महतो की हत्या के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो उस सीट से बाई इलेक्शन जीती थी, और उसके बाद फिर एक टर्म अर्जुन मुंडा को मिला था, और उसके बाद फिर पिछले 3 बार से सांसद 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा के सदस्य विद्युत वर्धन महतो बने हैं। तो मैं कहना ये आपको चाहता हूं कि हर बड़े पार्टी में महतो भी एक बड़ा नाम है। अब चूंकि ये इंडिपेंडेंट जो महतो लीडर आते हैं, और तो उनके तरफ दृष्टि लोगों का वो चर्चा में ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि बड़े पार्टी में किसी एक इंडिविजुअल नेता का बहुत ज्यादा नाम नहीं चलता, बनिस्बत अगर आप किसी पद पर ना हो तो। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पे अगर नहीं हो, तो आप बड़े नेता हैं, आपका अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है, फिर भी उनका नाम वो चर्चा में, मीडिया की चर्चा में तो एटलीस्ट कम होते हैं। तो हर बड़े पार्टी में महतो एक बहुत बड़े बड़े नेता, अभी धुल्लू महतो भी एक नेता है, अभी बीजेपी के साथ हैं, और इस बार धनबाद से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। तो हर वर्ग का, हर पार्टी में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, और मजबूत ही रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जयराम महतो जिस हिसाब से सामने आए, और जितने संसाधन की कमी के साथ आए, और जितने कम उनको भार मिला, जितने कम उम्र में उनको भार मिला, बिना किसी राजनीतिक विरासत के, बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म, किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के, तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो स्वयं बाहर आता है तो उसका आगे जाने का चांसेस बहुत होता है। लेकिन अभी तुरंत मैं किसी बड़े जो अभी तक जमे हुए महतो नेता से उनका तुलना अभी मैं करना शुरू नहीं करूंगा। तो अभी काफी जल्दबाजी होगा जयराम महतो का किसी और महतो आइकन के साथ तुलना करना, और ऐसे में सुनील महतो का एक इतिहास हमारे सामने है, बहुत बड़े नेता थे। इसी बीच अमित जी, आपने ये भी कहा कि सरकार में जो शामिल होते हैं, सत्ता जिनके पास होती है, वो भी लाइमलाइट में काफी रहते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार से अपने क्षेत्र में काम करवाने में ज्यादा सफल होते हैं। ये भी देखा जाता है कि अपना अपना प्रभाव को और बढ़ाने के लिए सरकार से करीब भी वो हो जाते हैं। तो ऐसे में जो कयास ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद हेमंत सोरेन आने वाले समय को पहचान करके क्या जयराम महतो को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं? नहीं, आज के दिन में जो झारखंड विधानसभा का जो नंबर है, जो जितना अपार समर्थन हेमंत सोरेन को मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जल्दीबाजी करेंगे किसी बाहर से तुरंत लोग को लाने में अपने पार्टी में। उनके पार्टी के अंदर भी कई संभावनाएं हैं, और लेकिन उनका भी लिमिटेशन है कि एक तो 15% से ज्यादा मंत्री बना नहीं सकते अपने कैबिनेट में। दूसरा है कि उनको क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखना है, जातिगत दृष्टिकोण से देखना है। तो जो वो मंत्री का चुनाव करेंगे उसमें महिला रिप्रेजेंटेशन होगा, हर जाति से एक रिप्रेजेंटेशन होगा, हर एक झारखंड के हर एक डिवीजन से एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और जो कि जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट, ये चारों इंडिया ब्लॉक जो 4 पार्टियां हैं, तो उनमें उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है। उनको शायद मंत्रिमंडल का जो अभी तक विस्तार नहीं, आप बोल सकते हैं मंत्रिमंडल की जो अभी घोषणा नहीं हुई है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके पास चूंकि ऑप्शन ज्यादा आ गया है, तो ज्यादा ऑप्शन के बाद भी लोग बहुत संभल के आगे बढ़ता है, और अपना भविष्य को सुनहरा करने के उद्देश्य से ही उनको कुछ फैसला लेना है। और ना तो जयराम को भी कोई जल्दीबाजी है, वो अभी जब तक वो बढ़ोतरी की तरफ है, तो वो किसी के साथ हाथ थामेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल, अमित जी इशारा साफ कर रहे हैं कि छोटे फायदे के लिए जो बड़ा एक आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, उसका सैक्रिफाइस अभी नहीं करना चाहिए, और सत्ता से दूर रह करके ही अच्छी राजनीति अभी के तारीख में जयराम महतो कर सकते हैं, ये अमित जी का कहना है। द रायसीना हिल्स के इस प्लेटफॉर्म पर हम झारखंड की राजनीति को एक बहुत ही पैनी निगाह से देख रहे हैं और आकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि झारखंड की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। चैनल के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम अधिक से अधिक स्वस्थ संवाद के साथ आपके साथ जुड़ सकें। अमित जी, आपने हमसे कई सारे पहलुओं को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।